हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सोशो पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये हिंदी में वीडियो रहेगा और ये सारी वीडियोस जो भी मैं बना रही हूँ एमसीक्यू से रिलेटेड सारे के सारे सबके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फ़िलहाल मैं बीए को ध्यान में रख के बना रही हूँ, है ना, बीए सेमेस्टर 2 को ध्यान में रखते हुए इस वक्त वीडियो बना रही हूँ। इसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर के भी वीडियोज़ चल रहे हैं। तो सारे के सारे जितने भी कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इंग्लिश में भी ये वीडियोस आएंगे, बट फ़िलहाल अभी थोड़ा टाइम की कमी है। तो आप लोगों से मैंने बार बार कहा है कि अगर आप लोगों के पास हैं इंग्लिश में क्वेश्चंस तो उनके मुझे मेल कर दीजिए फ़ोटोज़ क्लिक करके, तो मैं वो ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूँगी और उसके आंसर्स भी दीजिएगा मुझे। ठीक है, फ़िलहाल चलिए हम लोग हिंदी में ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, लाइक भी कर देना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। और जो भी वीडियोस के दौरान मैं बीच में से बोलती हूँ कि ये भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे लिंक्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो चेक ज़रूर कर लिया करो। ठीक है, चलो हम लोग सामाजिक संगठन से जुड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सामाजिक संगठन वह दशा है जिसमें एक समाज की विभिन्न संस्थाएं समाज द्वारा स्वीकृत और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही होती हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी है? पार्सन्स, इलियट मैरल, र्यूटर एंड हार्ट या फेयरचाइल्ड? तो मैंने हमेशा कहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ कीवर्ड कैच कर लिया करो डेफिनेशंस में से। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, इलियट एंड मैरल। ठीक है, इलियट और मैरल की ये डेफिनेशन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को याद कर लो कुछ कीवर्ड्स कैच करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा एक तत्व सामाजिक संगठन की अवधारणा से संबंधित नहीं है? यानी कि सारे के सारे तत्व जो हैं वो सामाजिक संगठन से कोरिलेट करते हैं, बट कोई एक ऐसा है जो नहीं है, वही हमें पहचानना है। सामाजिक संरचना संगठन की बात हो रही है। ठीक है, सुपरिभाषित सामाजिक संरचना, सदस्यों में एकमत, प्रभावपूर्ण सामाजिक नियंत्रण, सी है अपरिवर्तनशीलता। ठीक है, तो सामाजिक संगठन अपरिवर्तनशील होता है ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा। सुपरिभाषित सामाजिक संरचना होती है एक सामाजिक संगठन के अंदर, तभी संगठन चलता है। सभी सदस्य एकमत होकर के रहते हैं तभी होता है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण भी रखना पड़ता है तभी संगठन बनता है। तो ये सारे कुछ एलिमेंट्स है सामाजिक संगठन के, याद कर लो। ठीक है, और अपरिवर्तनशील होती है ऐसा नहीं है, सामाजिक संगठन बदलता रहता है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग भी बदलता है। थर्ड है आपका, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा सामाजिक संगठन की प्रकृति से संबंधित है? नेचर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई एक ही ऐसी दशा है जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नेचर को बता रही है, बाकी नहीं। कार्यात्मक एकता, राजनीतिक समाजीकरण, विकसित अर्थव्यवस्था, धार्मिक मान्यताओं के प्रति कटिबद्धता। देखो, सामाजिक संगठन अगर चलाना है आपको, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज रखना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन सारे ऑप्शंस में से एक ही चीज़ है, धार्मिक मान्यताओं के प्रति आप कटिबद्ध हैं तो इससे सोसाइटी चले ऐसा नहीं है। एक सोसाइटी में बहुत सारे रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ख़राब हो जाएगा। विकसित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था विकसित हो जाए तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में? अगर बहुत सारे लोग अमीर हैं तो इससे सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, सोसाइटी में फिर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। राजनीतिक समाजीकरण, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कार्यात्मक एकता, फंक्शनल यूनिटी होनी चाहिए, सबसे करेक्ट ऑप्शन है। मतलब लोग जो आपस में जिस तरीके से रहते हैं, सोसाइटी में जैसे फंक्शन होता है, उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए, तब जा कर के सोसाइटी को आप कह सकते हो कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड कंडीशन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक व्यवस्था
क्रिया की एक संगठित प्रणाली है जिसमें बहुत से कर्ताओं की अंतरक्रियाओं का समावेश होता है। ये कथन किसका है? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर किसका है? पार्सन्स, जोन्स, लूमिस, मर्टन। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, संगठित प्रणाली की बात कर रहे हैं ना, प्रणाली शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रणाली से आप समझ सकते हो सिस्टम। जब आपने पहला चैप्टर सॉल्व किया था ना, उसकी अगर आपने सोशल एक्शन की डेफिनेशन अगर ठीक से पढ़ी होगी, मैंने आप लोगों को समझा समझा के सब कुछ सॉल्व करवाया है ना, अगर आपने वो चीज़ अभी लर्न है आपको, तो वहाँ पर भी ये सिस्टम की बात करते हैं। कौन? पार्सन्स। ठीक है, और हमेशा ये क्या कहते हैं, चीज़ें स्टेबल, सोसाइटी में चीज़ें स्टेबिलिटी में रहती हैं, कंप्लीटली स्टेबल की बात करते हैं पार्सन्स, है ना। तो सामाजिक व्यवस्था क्रिया की एक संगठित प्रणाली है जिसमें बहुत से कर्ताओं की अंतर क्रिया का समावेश होता है। ये ऑप्शन आप प्रणाली से कैच कर सकते हो, पार्सन्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक सावयवी व्यवस्था की विवेचना करने वाले प्रमुख विचारक कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन है मैक्स वेबर, टैलकॉट पार्सन्स, या सी हर्बर्ट स्पेंसर, या डी जॉन मैकी। तो अभी मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो सॉल्व करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इमाइल दरखाइम का एक वीडियो है, वो आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, और मैंने उसी वीडियो में बताया था कि स्पेंसर जो हैं, उन्होंने सबसे पहले बात की थी सोसाइटी के स्ट्रक्चर की, मतलब सोसाइटी की एक व्यवस्था होती है जिस व्यवस्था में वो बनी रहती है और वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो ये सारी इस टाइप की बातें कौन करता है? सबसे पहले स्पेंसर करते हैं। ठीक है, आंसर इज सी। जो स्पेंसर है ना, वो सोसाइटी को कैसे कहते हैं कि सोसाइटी एक सावयव की तरह होती है, मतलब जैसे ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही सोसाइटी का भी स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके की बात ये कौन करते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। ठीक है, द सोशल सिस्टम बुक किसकी है? रॉबर्ट मर्टन, दरखाइम, एंडरसन, पार्सन्स। द सोशल सिस्टम, याद कर लो, ऑप्शन डी पार्सन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन 7 आपका क्या है? निम्नांकित में से समुचित विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य मापदंड सामाजिक डैश है। सामाजिक व्यवस्था को आप कैसे पहचानोगे? गतिशीलता, एकीकरण, विभेदीकरण या स्तरीकरण? अब व्यवस्था की बात हो रही है ना, चीज़ों को मेंटेन होना ज़रूरी है, तो इसमें बहुत सीधा सा जवाब है। आप लोग वीडियो को पॉज करके सोच लिया करो, आपको सब मालूम है, इतना सब कुछ जो मैं समझा रही हूँ, अगर वो सब आप सुन रहे हो ध्यान से, तो आंसर खुद से कर सकते हो। सामाजिक व्यवस्था को अगर मेंटेन रखना है तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इंटीग्रेशन होना चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, एकीकरण होना चाहिए। तो क्या बन गया? सामाजिक व्यवस्था का मुख्य मापदंड सामाजिक एकीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से सामाजिक व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? मतलब सारे ऑप्शंस गलत हैं, कोई एक सही है। पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की एक विशेष सांस्कृतिक संरचना होती है। सारे पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था का दूसरा नाम ही सामाजिक संरचना है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का एक स्पष्ट भौतिक स्वरूप होता है, या सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति में गतिशीलता नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए सही है, बाकी गलत है। कैसे? सामाजिक व्यवस्था का दूसरा नाम ही सामाजिक संरचना है, तो सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का एक भौतिक स्वरूप होता है। सामाजिक व्यवस्था को आप मूर्त रूप से नहीं देख सकते, ठीक है, इसलिए भौतिक स्वरूप नहीं होता। सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति में गतिशीलता नहीं पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है, गतिशीलता तो पाई जाती है। ठीक है, गतिशील रहती हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9th, पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख किया है। पार्सन्स ने सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली भी बोल सकते हो उसको,
दो प्रमुख पक्ष कौन से बताए हैं? सहयोगी और असहयोगी, संरचनात्मक तथा संस्थात्मक, भौतिक तथा अभौतिक, या फिर मूर्त तथा अमूर्त। बताओ इनमें से कौन सा सही है? सही आंसर है संरचनात्मक तथा संस्थात्मक। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्सन्स ने जो सोशल सिस्टम के बारे में बात करी है वो ऑप्शन बी है, संरचनात्मक तथा संस्थात्मक। 10th क्वेश्चन है आपका, नातेदारी व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के जिस पक्ष से संबंधित होती है उसे क्या कहा जाता है? नातेदारी व्यवस्था की बात हो रही है, किनशिप सिस्टम की बात हो रही है। किनशिप सिस्टम सामाजिक व्यवस्था के जिस पक्ष से संबंधित है, सोशल सिस्टम के कौन से पक्ष से संबंधित है? आदर्शात्मक, नियात्मक, नियामक, ठीक है, या संरचनात्मक या सांस्कृतिक। नातेदारी कैसे बनती है? सोचो। देखो, जो नातेदारी व्यवस्था है ना, वो संरचनात्मक पक्ष से संबंधित है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर बनाती है कि कैसे हमें रहना है, किससे कैसे बात करनी है, ठीक है, किसको कितना सम्मान देना है, किससे हंसी मजाक भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं, संस्कृति से तो जुड़ी होती हैं, ठीक है, लेकिन हर संस्कृति में नातेदारी अलग अलग टाइप की देखते हो, ठीक है। और अगर पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, नातेदारी की पूरी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो अगर ये सिस्टम के एक अगर पहलू की बात करें तो ये संरचनात्मक पहलू है। ये सोसाइटी की संरचना में एक पार्ट है नातेदारी व्यवस्था, ठीक है। नातेदारी व्यवस्था एक अलग पार्ट है सोसाइटी का, तो ये भी अपना वर्क करता है, अपना फंक्शन करता है सोसाइटी में। तो ये संरचनात्मक पक्ष है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है इसका, ठीक है। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जिन नियमों के द्वारा विभिन्न कर्ताओं को अनेक श्रेणियों में विभाजित करके उन्हें अलग अलग परिस्थितियां दी जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पार्सन्स ने कहा है, ठीक है, याद रखना, पार्सन्स का नाम है। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के अंदर क्या कहा है कि बहुत सारे कर्ताओं को बहुत सारी श्रेणियों में विभाजित करके उनको अलग अलग परिस्थितियां दी जाती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? संबंधात्मक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, सामाजिक मूल्य या आदर्श, सामाजिक आदर्श नियम। तो इसका सही आंसर होगा आपका सामाजिक संबंधात्मक संस्थाएं, ठीक है, संबंधात्मक संस्थाएं इसका आंसर होगा। जैसे एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, बहुत सारे कपल्स हैं, ठीक है, तो अब इनको एक अलग श्रेणी में दे दिया, रख दिया गया कि हाँ, जिन जो कपल हैं और उनकी एक एक नहीं, मतलब उनके बच्चे हैं, तो उसको क्या कह दिया गया कि वो जो जिन्होंने जन्म दिया उनको हम माता पिता की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो श्रेणियों में विभाजन करता है और अलग अलग परिस्थितियां, मतलब पेरेंट पेरेंट होना एक क्या है, स्टेटस है। तो ये जो अलग अलग परिस्थितियां विभाजित कर की जाती है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, उससे कुछ रिलेट करता है ये संबंधात्मक संस्थाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? मतलब सारे सही हैं, कोई एक गलत है, तो हम देखते हैं गलत कौन सा है। सामाजिक व्यवस्था समाज का एक स्थिर प्रतिमान है। सामाजिक व्यवस्था में अनेक संबंधात्मक संस्थाओं का समावेश होता है। सामाजिक मूल्य सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। नातेदारी व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व है। तो इतनी देर से आप लोग सुन रहे हो, मैं जो भी डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि सामाजिक व्यवस्था समाज का एक स्थिर प्रतिमान नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल स्थिर नहीं बोल सकते सोशल सिस्टम को, है ना। एक तो उसमें पहली बात तो थोड़े बहुत बहुत ही कम रेयर चेंजेस देखने को मिलते हैं, मतलब परिवर्तनशीलता होती है बट बहुत रेयर होती है, क्रांतियों के द्वारा आती है, ठीक है। दूसरी बात, वो स्थिर नहीं होते हैं। सोशल सिस्टम कोई निर्जीव और एक पड़ी हुई कहीं पे कोने में पड़ी हुई चीज़ नहीं है। सोसाइटी, पूरी की पूरी सोसाइटी जैसे वर्क करती है, उस पूरे होल को हम कहते हैं सोशल सिस्टम। यानी कि उसके अंदर काम हो रहा है ना, स्थिरता नहीं है, वो डायनेमिक है, ठीक है, तो गतिशील है,
समाज का एक गतिशील प्रतिमान है सामाजिक व्यवस्था, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, फिर 13th देखते हैं हम लोग। मार्क्स ने सामाजिक व्यवस्था के प्रकारों को एक विशेष क्रम में स्पष्ट किया। निम्नलिखित में से कौन सा सेट पहले बाद के क्रम में इन प्रकारों को सही रूप से दर्शाता है? एक्चुअली जो मार्क्स है ना, उन्होंने बहुत सारे सोशल सिस्टम की बात करी है। उन्होंने कहा है कि बहुत टाइम के अकॉर्डिंग हम सोसाइटीज़ को बहुत सारे टाइप्स में बांट सकते हैं। तो उन्होंने एक सीक्वेंस में मतलब चीज़ों को बताया, तो वही सीक्वेंस हमें इन ऑप्शंस में पहचानना है कि कौन सा सही सीक्वेंस है। मतलब सबसे पहले कौन सी सोसाइटी थी, उसके बाद कौन सी सोसाइटी आई, और आज की सोसाइटी तो जानते हो कि मॉडर्न वाली है। ठीक है, तो इसको तो आपको लर्न करना पड़ेगा। आगे जब अदर सेमेस्टर्स में जाओगे, आगे और पढ़ाई करोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो सीधे आपको आंसर मैं बता देती हूँ, सारे ऑप्शंस पढ़ने से अच्छा है ऑप्शन डी सही है। देखो, सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम था। अगर इन सारे में कंपेयर करो तो सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम था, फिर आया कैपिटलिस्ट सिस्टम। मतलब जब पहले खेती किसानी होती थी तो सामंतवादी व्यवस्था थी, फ्यूडल। फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम कब आया? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब इंडस्ट्रीज़ लगने लगी, मशीनीकरण हुआ, यंत्रों की स्थापना हुई। ठीक है, मशीनों के थ्रू उत्पादन होने लगा, तो क्या है, उस व्यवस्था को हमने क्या कहा? पूंजीवादी व्यवस्था। यहाँ पर कृषि का महत्व कम हो गया, सबसे ज़्यादा पैसे इंडस्ट्रीज से आने लगे, उद्योगीकरण बोलते हैं ना। ठीक है, औद्योगिकीकरण। तो ये सारी कुछ चीज़ें। सामाजिक व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। तो मार्क्स कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था के बाद आएगी एक व्यवस्था जिसको हम बोलेंगे समाजवादी व्यवस्था। हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्ट सिस्टम इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, याद कर लेना वो वाला। विभिन्न प्रतिमानित विकल्पों के आधार पर परंपरागत तथा आधुनिक व्यवस्था की विवेचना करने वाले लेखक का नाम क्या है? ये भी आपको याद करना पड़ेगा। देखो, इसमें जो ऑप्शन आपको जो कीवर्ड कैच करना है ना, प्रतिमानित विकल्प, पैटर्न, वेरिएबल भी वर्ड इन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, इसके अलावा प्रतिमानित विकल्प आप शब्द याद करो, ये पार्सन्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखो मतलब। ठीक है, आंसर है टैलकट पार्सन्स। इन्होंने परंपरागत और आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की विवेचना की है। किसके आधार पर की? बहुत सारे लोगों ने परंपरागत और आधुनिक समाजों की विवेचना की है, बट इन्होंने प्रतिमानित विकल्प के आधार पर करी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रतिमानित विकल्प के आधार पे की है, याद करने वाली चीज़ यही है। ठीक है, 15th क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सामाजिक संरचना तुलनात्मक रूप से एक स्थिर प्रतिमान है, जबकि सामाजिक व्यवस्था व्यवस्था की प्रकृति कैसी होती है? सावयवी होती है, आदर्शात्मक, गतिशील या उद्विकासीय। तो अभी बताया, सामाजिक व्यवस्था जो होती है, बहुत पूरी सोसाइटी को सोशल सिस्टम के अंदर रख लेते हैं, और सोशल सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपना अपना काम करते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कोई स्थिरता नहीं होती है। स्ट्रक्चर तो बना रहता है, जैसे ये बॉडी का है, बॉडी का स्ट्रक्चर ये थोड़ी ना चेंज होता है। बट ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे हो, हाथ पैर लेकर के कहीं पड़े रहोगे, नहीं काम भी तो करोगे। तो यानी कि ये आप जो काम कर रहे हो ना, वो गतिशीलता है। बट आपका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, तो ये स्थिर होता है। सर अभी कभी आपका यहाँ पैर पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, पैर की जगह सिर और सिर की जगह पैर नहीं आते हैं आपके, हाथ की जगह पे पैर नहीं लग सकता। तो संरचना तो स्थिर है, बट आप जो इसके अंदर सिस्टम है, इसका जो काम है, वो गतिशील है। तो बिल्कुल सही आंसर है गतिशील। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फीडबैक बार बार कहती हूँ ज़रूर दो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा कि नहीं, मुझे बताओ। ठीक है, और क्या क्या और चाहिए वो भी बताओ।